हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सैयद नवेद। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मंडे वाले दिन हम फर्स्ट ईयर को फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। और जब मैं कहता हूं कि मैं रिवीजन करूंगा या रिवाइंड करूंगा, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं जरूरी बातें हर चैप्टर से आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके, तो हमारे पास तमाम फर्स्ट ईयर के चैप्टर जिनमें जरूरी कुछ बातें और एक बात आप भी समझते हो कि एक क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर डिटेल में पढ़ा देना वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो डिटेल में नहीं, बट हम इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर ऐड नहीं है, ऑब्वियसली क्यों ऐड नहीं है, आपको पता है कि इस 10 चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमें कम से कम 10 क्लासेस तो चाहिए 2 घंटे वाली। बट मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को समराइज करके अच्छे से आपको चीजें याद करवा दें, याद दिला दें। ओके, तो हमेशा की तरह डिटेल्स में जाने से पहले वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। तो चलें, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज के सेशन में मैं आपके क्वेश्चंस ना होने के बराबर ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे एक ही क्लास के अंदर 10 चैप्टर पढ़ाने हैं, तो बहुत ज्यादा मैं आज आपके क्वेश्चन नहीं लेने वाला, अनलाइक आर प्रीवियस सेशन जहां पर मैं बहुत सारी बातें आपसे किया करता था। तो चलें, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 को आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। कई एमसीक्यूज आपके पास आए हुए हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 जो हमारे पास मास होता है, जो कि कार्बन के आइसोटॉप 12 का होता है, इसी के कंपैरिजन से हम बाकी एटॉमिक मासेस को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 मास होता है कार्बन के आइसोटॉप 12 का। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 12, 13, 14। तो मैं 12 वाले की बात कर रहा हूं। हर एलिमेंट के मास को कार्बन 12 से कंपेयर करके ही हम लिखते हैं, जिसे आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हो। बट यहां पर एटॉमिक मास यूनिट मतलब एएमयू की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि एएमयू 1/12 मास है किसका, कार्बन आइसोटॉप 12 का। अब ये आपको याद रखना है कि एक एएमयू कितने केजी, कितने ग्राम और कितने मिलीग्राम के बराबर है। ये चीजें याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और एक ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसे भी आपने, ये पास्ट पेपर में भी आपने देखा होगा, मैंने पहले भी सॉल्व करवा रखा है, तो आपको पता है कि क्या करना होता है। सिंपल आपने क्या करोगे आप, ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पर 90 को मल्टीप्लाई करोगे इसके मास से, ठीक है, 0.86 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाले के मास से, और 8.82 वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सबको ऐड करके आप 100 से डिवाइड करोगे, और आपको जो आंसर आएगा दैट इज, अच्छा, प्रॉपर यहाँ पर डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना था, पहले भी आपको बताया था कि ऑप्शन अगर आपने पास पेपर देखे हैं तो आप समझ जाओगे कि हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो जस्ट फॉर्मूले के तौर पर आपसे पूछे गए। तो भाई हम करते क्या है कि परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, इनके मास नंबर से, ठीक है। रिलेटिवली यहाँ पर रिस्पेक्टिवली यहाँ पर गिवन है, 90 वाला इसका है, ये इसका इसके लिए है, और ये इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे एड अप करने के बाद, ठीक है। ओके, अच्छा, वैसे जस्ट आप ऐड अप भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करो, 90.92 को मल्टीप्लाई करो ऐसे, 90.92 को मल्टीप्लाई करो आप 20 से, आप इसे ऐड अप कर दो किसके साथ, 0.026 मल्टीप्लाई बाय जो इसका मास है 21, और इससे आप ऐड अप कर दो किसके साथ, 8.82 के साथ, मतलब ये कि 8.82 मल्टीप्लाई बाय 22। इन सबको आप जस्ट ऐड अप कर दीजिए, आपको जो फ्रैक्शनल या जो नियॉन का मास होगा आपको वो मिल जाएगा, एंड दैट इज द फॉर्मूला। ओके, कंबशन एनालिसिस में कुछ चीजें मैंने आपको याद दिलाई थी, वो याद रखते हैं। जरूरी बात है कि कंबशन एनालिसिस के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो रेशो है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको याद दिला देता हूँ कि जब हम कंबशन एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, तो अब जलाने के बाद जो भी हमारे पास कंपाउंड्स निकलते हैं, और आपको पता है हाइड्रोकार्बन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलना है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज करना है आपने याद रखना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होगा उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही लिखे हुए, साथ साथ हम देखते चले जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास के परसेंटेजेस जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हें निकालने के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मैं फिर से आपसे कहूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास पूरे 10 चैप्टर हैं रिवाइज करवाने के लिए, तो हर चीज की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको डेप्थ में चीजें पढ़नी है, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पढ़ा हम चुके हैं आपको पहले। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई चीज आपका अगर रह गया है, तो आपके साथ दो चीजें मैंने शेयर की हैं। एक तो वो 10 घंटे वाली वीडियो, जिससे आप चीजों को थोड़ा मजीद डिटेल में पढ़ सकते हो, और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, 0 से 100 तक आपने सीखना है, तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर और आप नोट्स का सहारा लेंगे, ठीक है। और अभी जो हमारे पास डेज चल रहे हैं, आपको भी पता है कि बस रिवाइज करने वाले डेज हैं। अगर आप बहुत ज्यादा किसी टॉपिक में डीप में चले जाओ, तो थोड़ा सा बाकी चीजों को रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोल के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मोल एक कलेक्शन है एटम, मॉलिक्यूल या आयन का, जिसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं उस सब्सटेंस के। और कुछ चीजें मैंने आपको और बताई थी कि मोल निकालने के कई सारे आपके पास तरीके हैं। अगर आप मास को डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर मास से, मतलब ये टेबल आपको, और कुछ बच्चे कह रहे थे सर फॉर्मूले भी हमें सारे अरेंज करवा दीजिएगा, तो मैं फॉर्मूले भी हर चैप्टर के साथ साथ अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसे और बेहतर तरीके से कर देता है कि मोल निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें आप क्या करोगे, मास को आप अगर डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको मोल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल को, आप पार्टिकल्स की तादाद को डिवाइड कर दो एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपको मोल मिल जाएगा। और अगर आप वॉल्यूम को डिवाइड कर दो 22.4 से, एसटीपी अगर मेंशन है, तो मोल निकल आएगा। अब मोल के फॉर्मूले क्या है, मल्टीप्लाई कर दो आप मॉलिक्यूलर मास से, आपको मास मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर से, आपको पार्टिकल्स की तादाद मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, एसटीपी मेंशन है, तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने अरेंज कर दिए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से जितने फॉर्मूले थे वो यही हैं, 6 फॉर्मूले हैं। मैंने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया है, तो आप इन्हें देख लेना, इनकी प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी गैस का जो एक मोल, किसी भी गैस के एक मोल को लूं एसटीपी पर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 डीएम क्यूब, जो कि इक्विवेलेंट होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इक्विवेलेंट होता है 0.0224 मीटर क्यूब के। तो दैट इज मोलर वॉल्यूम, कि किसी भी गैस को जब हम एसटीपी पर रखते हैं, एसटीपी आपको पता होगा कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर होता है, तो उसका वॉल्यूम इतना होता है डीएम क्यूब में। और आपको पता है डीएम क्यूब का मतलब लीटर भी होता है, तो डीएम क्यूब या लीटर लिख दूं या फिर सेंटीमीटर क्यूब या एमएल लिख दूं, बात एक ही है, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टोइचोमेट्री। स्टोइचोमेट्री आपको याद दिला देता हूं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असम्पशंस क्या होती हैं, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मैं न्यूमेरिकल समझाने निकलूंगा तो 1 घंटा उसी में हमारा खर्च हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल अगर आपने सीखने हैं स्टोइचोमेट्री वाले, जस्ट मैं आपको तरीके बताऊंगा, कोई प्रैक्टिस यहाँ पर मैं नहीं करवा रहा, मैं चीजों को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट है आपके, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाने चाहिए प्रोडक्ट में, साइड रिएक्शन नहीं होने चाहिए, रिएक्शन लाजमी तौर पर इरिवर्सिबल होना चाहिए, कौन से लॉस को ओबे करते हैं आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं स्टोइचोमेट्री। अच्छा, अजम्पशन से मुराद क्या होता है, अजम्पशन से मुराद होता है कि ऐसा हो ना हो आपको यही मानकर चलना है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप इक्वेशन में ये भी सॉल्व कर रहे होते हो कि भाई N2 + 3H2 गिव 2NH3, आप यहां से नाइट्रोजन का मास लेकर इसका वॉल्यूम निकाल रहे होते हो, जबको आपको आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल नहीं होता, ये रिवर्सिबल है। बट आपने ये एज्यूम करना, आपने ये मानकर चलना है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तभी आप स्टोइचोमेट्री लगा सकते हो। रिवर्सिबल अगर आप एज्यूम करोगे तो फिर आप स्टोइचोमेट्री नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। अगली बात करते हैं आपसे, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। हमारे पास वो
रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको देता है, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है, या वो रिएक्टेंट जो कि स्मॉलेस्ट स्टोइचोमेट्रिक रेशो में गिवन होता है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हमारे पास तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो है वो स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट में ही गिवन है हर कोई, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो होता है जो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है, कम मिकदार में मौजूद होता है, सबसे पहले खत्म हो जाता है और लीस्ट अमाउंट देता है आप प्रोडक्ट की। ये बहुत परफेक्टली मैंने समराइज किया है किसे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को, कि इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर और कोई बात हो नहीं सकती, कोई बात आपसे पूछी नहीं जा सकती। ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर। आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ बातें देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें होता ही है कि कम से कम दो रिएक्टेंट के मास आपको हमेशा गिवन होता है और निकालना होता है एक को, तो जो भी रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोडक्ट दे रहा होता है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा वाला एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। आगे बढ़े तो हम ईल्ड की बात करेंगे। ईल्ड में आपको पता है कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद आपको हासिल होता है, दैट इज ईल्ड। ईल्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो आपके पास टाइप ऑफ ईल्ड कौन कौन सी होती है? एक्चुअल ईल्ड जो कि लैब में जाकर असल में प्रैक्टिकल करके हम निकालते हैं, एक वो जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं, स्टोइचोमेट्री से निकालते हैं, और थर्ड वन इज प्रैक्टिकल ईल्ड जो कि एक्चुअल ईल्ड, मतलब अगर मैं, अच्छा ये प्रैक्टिकल ईल्ड नहीं है, दैट इज परसेंटेज ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड को ही हम प्रैक्टिकल ईल्ड कहते हैं, ओके, दैट इज परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड से मुराद क्या होता है? परसेंटेज ईल्ड अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करते हो, एक्चुअल ईल्ड जो कि सवाल में गिवन होती है डिवाइड करते हो थ्योरेटिकल ईल्ड से, और आप इसे मल्टीप्लाई करते हो बेटा 100 से। तो ये एक तरह की एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन आपको बताती है कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या है, कि आपको कितना अमाउंट आप पेपर में निकाल रहे थे और असल में आप कितना निकाल रहे हो, तो आपको किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को दिखाता है। परसेंटेज ईल्ड निकालना कैसे है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास परसेंटेज ईल्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ज्यादा बना है। परसेंटेज मतलब 2% ईल्ड दे दूं, मैं कहूं भाई 65% और मैं कहूं भाई 70%, तो आप समझ जाइएगा कि 70% परसेंटेज ईल्ड है, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इसके मुकाबले ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन मीन हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सिंपल सा मतलब ये है कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन से मुराद कि कितना प्रोडक्ट आपने बनाया है, ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था क्या उतना ही बना है या उससे कम बना है? हमेशा कम ही बनता है, और वजह आपको पता है, कुछ असम्पशंस होती हैं हमारी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। सारी जरूरी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, कोई सर सेंड स्लाइड, बेटा पढ़ाया है नहीं स्लाइड की, आपको पहले फिक्र हो गई, पहले पढ़ तो लीजिए। स्लाइड मिलते रहेंगे, स्लाइड सब आपके पास है, सब ड्राइव में अपलोडेड है, ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं उसके बाद ये सारी बातें करता है। ओके, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी हमारे पास मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास एटम के अंदर होते हैं। आपने नाम सुने होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, मीजोन, पायोन, क्वार्क्स, लेप्टॉन, ग्लूओन, न्यूट्रिनोस, एंटाइन न्यूट्रिनोस, बोसोन, ग्लूओन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल से मुराद के जो टिपिकली किसी एटम की कैरेक्टरिस्टिक को बयान कर रहे होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, इनके चार्ज क्या हो सकते हैं कूलम में, ईएसयू में, इनके मास क्या हो सकते हैं एएमयू, केजी, ग्राम में, ये सारी बातें आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। इस टेबल को डिस्कस नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इससे सिंपल आपने रट्टा मारना है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कनाल रे। कनाल रे की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिफ्लेक्शन जो है इनकी कैथोड की तरफ होती है क्योंकि पॉजिटिव रे हैं और कैथोड होता है नेगेटिव, तो कैथोड की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब ये जिंक सल्फाइड मतलब फ्लोरेसेंट के साथ टकराते हैं तो फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो चार्ज टू मास रेशो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कम होता है क्योंकि इनका मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा होता है। चार्ज टू मास रेशो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। अगर आप गैस को बदलोगे तो चार्ज टू मास रेशो बदल जाएगा, और जो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो आता है वो हाइड्रोजन गैस के केस में आता है क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, जिसकी वजह से चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा आता है। मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल कभी भी प्रोटॉन के मुकाबले कम नहीं होता, या इक्वल होगा या ज्यादा होगा। द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन H2 के साथ जो हमारे पास
पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव रे कनाल प्रोड्यूस होता है, इसका मास हर गैस के मुकाबले सबसे कम होता है जब भी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन गैस के केस में जो पॉजिटिव रे रिलीज होती है, मतलब H+ जो है, इसे आप प्रोटॉन भी कहते हो। तो रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा था प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल किसी भी एटम के अंदर वो 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल कई साइजेस, कई शेप के हो सकते हैं। शेप के लिहाज से देखूं तो 4 तरह के होते हैं SPDF, जिन्हें हम शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप आप इसे एस ऑर्बिटल का शेप स्फीयर होता है। पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है। और एफ ऑर्बिटल मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर्ड टू दीज। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर हमारे पास सेट होते हैं 4 ऐसे नंबर्स का जो कि इलेक्ट्रॉन के या उन ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये जो क्वांटम नंबर होते हैं 4, इन 4 में से 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होते हैं, जबकि 4th क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं होता श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो सेट है 4 नंबर्स का, जो कि हमारे पास ऑर्बिटल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम होता है इस चीज को स्पेसिफाई करना कि एटॉमिक रेडियस क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है, या हमारे पास पीरियड निकालना हो। ये सारे काम किसके होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। क्या कैसे निकालते हैं उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। बस मैं आपको याद दिला रहा हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या है, साइज और एनर्जी को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बयान करते हैं, ये नंबर ऑफ सबशेल हमें बताते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है। इसे हम रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं इस चीज को। इट हैज 4 वैल्यू, इसकी 4 ही वैल्यू होती हैं, 0 1 2 3। 0 जो है वो S के लिए होता है, हमारे पास 1 जो है वो P के लिए होता है, 2 D के लिए होता है, और F के लिए जो L की वैल्यू होती है दैट इज 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर अगर आपको डिटरमाइन करना हो तो आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हो। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये हमें ऑर्बिटल की डीजनरेसी के बारे में बताता है कि किस ऑर्बिटल के कितने डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगे। डीजनरेटेड ऑर्बिटल से मुराद होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो डीजनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर मैं इसे ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी कह सकता हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी है किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। अगर s ऑर्बिटल है तो 0 पुट करूंगा, 2 0 0 +1, आंसर आएगा आपके पास 1। वैल्यू ऑफ m जो है वो डिपेंड करेगी l पर, मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। s के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1, p के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 3, d के लिए हो जाएगी 5 और f के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर का काम है इस बात को स्पेसिफाई करना कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है। अब दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं होती। चैप्टर नंबर 3 गैसेस की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको इस तरह चीजें रिवाइज करने में अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट कर दो ताकि मुझे भी पता लगे और जहन में मैं अगले सेशन को भी जरा बनाता जाऊं। ओके, तो चैप्टर 3 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए। और क्या ऐसे चीजें रिकॉल करना आपको ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है? हम्म। और एक चीज देखकर मुझे अभी भी बड़ी हैरत हो रही है कि आप लोग अभी भी आपस में लगे हो बजाय इसके कि लेक्चर सुनो। तो कमेंट सेक्शन बस आप इसलिए इस्तेमाल किया करो कि टीचर से कम्युनिकेट करो, ठीक है? आपस की बातें छोड़ दो, कोई कोई फायदा नहीं है इसका। हम्म। ओके, चलें चैप्टर 3 की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ, आपको पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है? कि बॉयल्स लॉ आपको रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, कि भाई प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा
और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है बॉयल्स लॉ। कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बॉयल्स लॉ की ही है। इन तीनों फॉर्मूले से, इन तीनों एक्सप्रेशन से हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। अब के जो है यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट है आपके पास, ये डिपेंड करता है किन चीजों पर, नंबर ऑफ मोल पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ गैस पर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाओगे तो एक कर्व बनेगा, दैट इज हाइपरबोलिक कर्व, और इसे आप आइसोथर्म भी कहते हो। नेक्स्ट जो आपके पास ग्राफ बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के वॉल्यूम इनवर्स के दरमियान, दैट इज स्ट्रेट लाइन, जो कि इंडिकेट करेगा इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और इस स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, इन्हें आप याद रखते हुए अगर आप आगे बढ़ो चार्ल्स लॉ के बारे में, तो चार्ल्स लॉ जो है वो आपको रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इन तीनों एक्सप्रेशन से हम चार्ल्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं तो वहां से एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास वो टेम्परेचर है जो कि केल्विन स्केल पर जीरो होता है। मतलब एब्सोल्यूट जीरो इज अ जीरो केल्विन। ठीक है। अगर मैं जीरो केल्विन को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूं तो वो किस तरह की वैल्यूज आपको देगा कि जीरो केल्विन बराबर होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। मजीद बातें करते हैं कि एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो पर, जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है, खासतौर पर ट्रांसलेटरी मोशन, वो सीज हो जाती है, रुक जाती है। हर तरह की मोशन को सीज करना पॉसिबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अगर हम ऐसा कर सके तो हम मैटर को एनाइलेट कर देंगे, मैटर को बर्बाद कर देंगे। तो एब्सोल्यूटली मोशन तो जीरो नहीं हो पाती, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन जीरो होती है। मे बी वाइब्रेटरी जो मोशन है वो एग्जिस्ट करती है इस टेम्परेचर पर भी। बट एज आई सेड कि दैट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर तक हम किसी चीज को ले जा सकते नहीं हैं। ओके। वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो और वैनिश, ऐसा चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम इस टेम्परेचर तक ले जाएं किसी भी गैस को तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। बट आपको पता है कि इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही गैस लिक्विफाई हो जाती है और चार्ल्स लॉ उन पर एप्लीकेबल नहीं रहता, जैसे कि अगले पॉइंट में लिखा हुआ भी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। ओके। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करूं अगर मैं चार्ल्स लॉ की, तो हम कहते हैं कि अगर मैं 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो उस गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें 1/273 का इजाफा हो जाएगा या फिर कमी आ जाएगी। मतलब ये कि हर 1 डिग्री या हर 1 केल्विन के बढ़ने से जो वॉल्यूम में इजाफा है वो कितना हो जाएगा? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो भी वॉल्यूम था उसमें 1/273 टाइम इजाफा हो जाएगा, जो कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसे आप यूं करके भी लिख सकते हो बेटा कि V0 प्लस V0 T डिवाइडेड बाय 273। ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको याद होगा यहां पर अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बनाऊंगा तो यहां कहीं पर -273 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये देखते ही आपको आ गया होगा कि ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को। अगर मैं यहां पर आपसे इंटरसेप्ट वाले मतलब स्लोप के फॉर्मूले की बात करूं तो आपने क्या पढ़ा था कि y = mx प्लस c। ये c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं केल्विन की बात करूं तो 0 केल्विन यहां कहीं होगा, यहां पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, तो यहां पर स्लोप का फॉर्मूला होगा y = mx जस्ट। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में स्लोप और केल्विन में स्लोप क्या होगा आपको पता होना चाहिए। जनरल गैस इक्वेशन की बात करते हैं कि जब हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन बनती है जो कि हमें आइडियल गैस की कंप्लीट बिहेवियर को बता रही होती है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह से हम कर सकते हैं? सबसे कॉमन जो है दैट इज PV = nRT, लेकिन आप इसे मास के लिए भी तोड़ मरोड़ सकते हो, डेंसिटी के लिए भी और मास के लिए भी आप इसे तोड़ मरोड़ कर डिफरेंट तरह के फॉर्मूले बना सकते हो। बट इसकी जो सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन है दैट इज PV = nRT। R यहां पर जनरल गैस कांस्टेंट है जिस पर मैं आगे बात करने लगा हूं।
तो बिल्कुल कि R जो है हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी आइडियल गैस के एक मोल आइडियल गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। मेरे पास 1 मोल अगर आइडियल गैस है, उसके टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री से 11 डिग्री करना चाहता हूं, मतलब 1 डिग्री का इजाफा करना चाहता हूं, तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं उसे दूंगा दैट कॉल्ड एज R। ठीक है, तो इस R की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है इस बारे में भी आपको बता देता हूं कि कई सारी वैल्यूज हमारे पास R की हो सकती हैं, बट आपने कौन कौन सी याद करनी है बेटा? एक आपको 0.0821 वाली याद करनी है, आपको 8.314 वाली याद करनी है, और यही दो वैल्यू एक्चुअली बाकी वैल्यू को शेप अप करेगी, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मोल एंड नेचर ऑफ गैस। मतलब आप कोई भी गैस ले लो, आप कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू ले लो, कोई भी प्रेशर की वैल्यू ले लो, इस चीज पर R की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। R की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट पर। टेम्परेचर में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि हमेशा टेम्परेचर हम किस में रखते हैं? केल्विन में। इसे हम चेंज ही नहीं करते, हम प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं? चेंज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ वो चीजें जो अभी मैं आपको बता रहा था कि वैल्यू जो है R की वो डिपेंड करेगी इस चीज पर कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैस, आइडियल गैस पर ही पूरी तरह से एप्लीकेबल होगी, रियल गैस पर एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, और वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन भी आपने कर रखी होगी। ओके, वैल्यू जो है हमारे पास R की वो इंडिपेंडेंट होती है, वैल्यू के इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन हाँ यूनिट पर तो डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी फिजिकल डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप किसी भी आइडियल गैस के एक मोल का टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हो 1 डिग्री, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 8.821 dm³ ATM ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ KMT के, जहां पर आप कुछ चीजें रिकॉल करोगे। अच्छा, हर गैसेस जो हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, और जो मॉलिक्यूल के दरमियान या मॉलिक्यूल और वॉल के साथ जो कोलिजन है गैस मॉलिक्यूल की, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाइडली सेपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कंप्रेस करना पॉसिबल रहता है। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद होती है। और जो गैसेस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं और मैं KMT की बात कर रहा हूं, कोई मैं हतमी बात नहीं कर रहा। KMT में जो लिखा है मैं उसी की बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो ना होने के बराबर होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। आइडियल गैस की बात हो रही है। जो मॉलिक्यूल के मोशन है वो इतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, उन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा हो जाएगा। ये इक्वेशंस पेपर में आ चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, और ये सारी चीजें। ठीक है, कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ पीछे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कौन सा वाला? काइनेटिक गैस इक्वेशन। एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला, ये आपको याद होने चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लिक्विड की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। लिक्विड में अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमारे पास एक्चुअली अट्रैक्शन बिटवीन 2 डायपोल है। डायपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल से मुराद इस तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके अंदर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्जेस होते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रेटर देन 0.4 एंड लेस देन 1.7। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट उतना ही कम होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या बातें आपने याद रखनी है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, कि दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन ओनली पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर के लिए नहीं होती। दीज फोर्सेस आर अप्रोक्सीमेटली 1% एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होती हैं।
ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर आर द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होंगी, थर्मोडायनेमिक वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। दीज ऑल आर इफेक्टेड बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लंडन डिस्पर्जन फोर्स की बात करूं तो दिस फोर्सेस आर रिलेटेड टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल ज्यादातर, बट दिस फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन all kind of molecule but significant in non-polar molecule, क्योंकि वहां पर दूसरी और कोई फोर्स नहीं होती, तो यही फोर्स डोमिनेट करती है। इंटरेक्शन बिटवीन टेम्पररी डायपोल कैसे बनता है आपको पता होगा। वन मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज एन एडजेसेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। सिंपल सी बात कहूं तो इंटरेक्शन बिटवीन टेम्पररी डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल मॉलिक्यूल्स, वैसे डायपोल कहती है तो मॉलिक्यूल कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है भाई, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लंडन डिस्पर्जन फोर्स का, और एटॉमिसिटी से भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्स एक्सर्ट करेगा, और मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने ज्यादा वो एलडीएफ लंडन डिस्पर्जन फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या बातें याद रखनी है कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव फोर्सेस होती हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहे होते हैं और ये बनती और खत्म होती रहती है, जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो हर तरह के मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, बट ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जैसे कि H2Cl2 O2 एंड अदर नोबल गैसेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जिन्हें आप डिबाई फोर्सेस कहते हो, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब ये कि पोलर और नॉन पोलर के दरमियान, मतलब ये कि अगर मैं HCl को हीलियम के साथ मिला दूं, HCl पोलर है, हीलियम नॉन पोलर है, तो वो अट्रैक्शन जो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होगी, दैट इज डिबाई फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप है हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की, जहां पर पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करता है। तो इसी अट्रैक्शन को, इसी इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल डायपोल डायपोल मूवमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स यहां पर मौजूद होते हैं अलोंग विद हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, जिसे आप प्रोटॉन भी कहते हो। इसी वजह से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोटॉनिक ब्रिज भी कहते हैं। क्या बातें जरूरी हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए, कि पार्शियली नेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, और बॉन्ड एनर्जी जो है इसकी वो बिटवीन 12 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। किसके लिए क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं कि अगर अमोनिया की बात कर रहा हूं तो 12 किलो जूल पर मोल होती है। अगर मैं HF की बात कर रहा हूं तो यहां पर हमारे पास कितनी होती है, 40 होती है, जबकि वाटर के अंदर कितनी होती है हमारे पास, H2O के अंदर होती है 25। ठीक है, अब वाटर के अंदर क्या होता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 50 किलो जूल पर मोल हो जाता है फॉर हाइड्रोजन टू सेपरेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, इफेक्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वो एसोसिएशन में भी दिखते हैं। मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए भी मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की मिसाल दी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही हमारे पास डायमर्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो ऐसे ही बनते हैं मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने की वजह से, और ये मॉलिक्यूल को, पॉलर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने का भी काम करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा करवा देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से होती है। जैसे कि आप देखते हो नॉर्मली हम लिक्विड को अगर ठंडा करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर मैं गर्म करूंगा तो वो एक्सपेंड होगा, बट वाटर के साथ ये काम उल्टा हो जाता है बिटवीन किस टेम्परेचर, 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस के। जब मैं 4 डिग्री से 0 डिग्री ठंडा करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय ये एक्सपेंड हो जाएगा, और जब 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ मैं गर्म करूंगा तो वो एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस एनामोली इज नॉन एज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यहां से क्या बातें आपने याद रखनी है कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री पर होती है। कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। आइस की जो डेंसिटी है वो पानी के मुकाबले कम होती है, कितनी कम होती है आपको पता होना चाहिए। और बर्फ की डेंसिटी क्योंकि पानी से कम है, इसी वजह से बर्फ पानी में फ्लोट करती है। सॉल्युबिलिटी में भी हेल्प करती है, जैसे कि इनसॉल्युबल होते हैं वो कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकते वाटर के साथ, लेकिन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हल हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है और वो हल हो जाते हैं। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी डायरेक्टली इफेक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे कि ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल और इथेनॉल की बात करें, अगर एक OH है तो एक हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, 2 OH हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 OH हैं तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो विस्कोसिटी भी इनकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। स्टेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, अल्फा हीलिक्स हो बीटा प्लेटेड शीट्स हो, दीज बोथ आर क्रिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए के अंदर भी अगर हम एडेनिन थायमीन की बात करें वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, और गायनिन और साइटोसिन की बात करें तो यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। मतलब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एवोपोरेशन की बात करें तो एवोपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी सतह को छोड़कर जब बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन जो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब खुद ही हो जाती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हर टेंपरेचर पर हो रही होती है, लेकिन हायर टेंपरेचर पर ज्यादा और लोअर टेंपरेचर पर कम होती है। सरफेस फिनोमिना है, कूलिंग प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो फैक्टर जो एवोपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसका ताल्लुक इनवर्स होता है, टेंपरेचर का ताल्लुक डायरेक्ट होता है एवोपोरेशन से, सरफेस एरिया का ताल्लुक डायरेक्ट होता है एवोपोरेशन से, और स्पीड ऑफ एयर का भी ताल्लुक डायरेक्ट होता है एवोपोरेशन से। कुछ बातें जो आप याद रखोगे एवोपोरेशन से, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, फिजिकल चेंज होता है, और एंट्रोपी इसमें इंक्रीज होती है क्योंकि लिक्विड से गैस बन रही होती है। गैस आर मोर रैंडमली अरेंज्ड एज कंपेयर टू लिक्विड, इसलिए हम कहते हैं कि एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि टाइप ऑफ सॉलिड अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। इनके पास डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, कैरेक्टरिस्टिक शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके पास कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दिखेगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखेंगे, बट इसी का अगर आप उलट कर लो तो अमरफस सॉलिड बन जाएंगे। इन्हें सूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड या हाईली विस्कस लिक्विड भी कहा जाता है। इररेगुलर शेप होता है, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, पहले नरम होते हैं फिर पिघलते हैं, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाते, हर डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी वजह से इन्हें हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। और इनके अंदर जाहिर सी बात है क्योंकि ये क्रिस्टल नहीं है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इनमें मौजूद नहीं होगी। एनिसोट्रॉपी से मुराद इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन के साथ बदल जाती है, मिसाल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज प्लेन से मुराद होता है वो पॉइंट जहां से कोई क्रिस्टल ब्रेक होता है, और क्लेवेज का मतलब होता है ब्रेक इनटू सिमिलर पीसेस, सिमिलर शेप्स। तो एनिसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शन के साथ क्या हो जाती है बच्चों, तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं, आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म इस तरह का फिनोमिना है जिसमें 2 क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्या कहा मैंने, 2 क्रिस्टलाइन कंपाउंडिंग एलिमेंट भी हो सकते हैं। इस तरह का फिनोमेना जिसमें 2 सब्सटेंसेस जो कि एक दूसरे से अलग हों लेकिन उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, जैसे कि हमारे पास NaF अलग है, MgO अलग है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम है। तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नॉन एज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट में भी हो सकती है, कंपाउंड में भी हो सकती है। क्या सिमिलर होते हैं आइसोमॉर्फस के पास, उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, एटॉमिक रेशो सेम होता है, वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, और इनके एनाइन का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है। बट डिसिमिलरिटी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, नेचर ऑफ एटम, ये तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं आइसोमॉर्फ के अंदर। आइसोमॉर्फ से हम आगे बढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे कि इस तरह का फिनोमेना जिसमें 2 या 2 से हमारे पास एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे। मतलब ये कि CaCO3 एक सिंगल कंपाउंड है लेकिन वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मैंने आपको कैल्साइट एरोगेनाइट की बात बताई थी। तो एक ही कंपाउंड का, मैं कह रहा हूं कंपाउंड का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाना, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म से पाया जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। NaCl की बात करें, क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी पाया जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में भी पाया जाएगा, इसे भी हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो इसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही वक्त में एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो फिनोमिना है ये एलोट्रॉप और पॉलीमॉर्फ दोनों पर ही अप्लाई होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो 95.5 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम पर। तो किसी भी एक सब्सटेंस के 2 फिजिकल फॉर्म, 2 हमारे पास स्ट्रक्चर सेम टाइम पे एग्जिस्ट करें, जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेंगे उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। टाइप ऑफ सॉलिड की मैं बात करूं तो इस तरह के हमारे पास सॉलिड जिनमें हमारे पास लेटिस पॉइंट को ऑक्युपाई कर रखा हो किसने, एटम, आयन या मॉलिक्यूल में, तो इसे हम कहेंगे
लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट पॉइंट को अगर ऑक्युपाई किया हुआ है, कैटाइन एनाइन ने आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़े हैं, तो दैट इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। और आयनिक क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टीज है मैंने सामने लिख रखी हैं। अगर हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट को ऑक्युपाई कर रखा है, एटम ने आपस में जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड से, तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट क्रिस्टल। क्या मिसालें हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैंने सामने लिख रखी हैं। और अगर मैं बात करूं मेटालिक क्रिस्टल की, तो मेटालिक क्रिस्टल इस तरह के क्रिस्टल होते हैं जिनमें लेटेस्ट पॉइंट को ऑक्युपाई कर रखा होता है, कैटाइन ने और कैटाइन को सराउंड कर रखा होता है, इलेक्ट्रॉन ने आपस में जुड़े हुए होते हैं मेटालिक बॉन्ड से। तो इस तरह के क्रिस्टल मेटालिक क्रिस्टल कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कर दी है विद एग्जांपल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इस तरह के क्रिस्टल होते हैं जिनमें लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइड को ऑक्युपाई कर रखा हो किसने, मॉलिक्यूल ने आपस में जुड़े हुए हों वैंडर वॉल फोर्सेस से। अब वो वैंडर वॉल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, और हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी हो सकती है। तो इस तरह के क्रिस्टल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएंगे। सबसे वीक, सबसे सॉफ्ट, सबसे आसानी से टूटने वाले क्रिस्टल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ही होते हैं। बाकी कठोरमेंट की कहानी तो आपको याद ही होगी। कठोरमेंट में आपने क्या करना होता है, इसी पैटर्न में आपने नाम याद करने होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और फिर किस तरह आपको अरेंज करना होता है मैंने आपको सिखाया था कि पहले आप क्या करोगे, 3 लिखोगे, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दोगे, कट करोगे, दोनों को कट करोगे और इसे एक बार आप फिर से रिपीट कर दोगे, ठीक है। और फिर एंगल भी किस तरह आपको लिखना सिखाया था, आप जल्दी से इसे रिवाइंड भी कर सकते हो, बट यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं दे रहा, और वजह आपको पता है क्योंकि मुझे अगले चैप्टर पर जाना है जो कि है चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, कुछ कमेंट्स है तो दिखा दे मुझे। मजा आ रहा है बच्चों? ओके। हाँ, सेकंड ईयर में और अच्छा लगेगा क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से ऑलमोस्ट कनेक्टेड होता है, तो मजा आएगा। यस सर, बट इट वेरी फास्ट, और वेरी फास्ट की वजह आपको पता है, आपको भी ऐसी, देखो ऐसा लग रहा होगा रट्टा मार के बैठा हूं मैं, ठीक है, तो आप भी ऐसे रट्टा मार कर बैठो, मामला हल हो जाएगा। बट खैर, मतलब आपकी पकड़ इतनी ही मजबूत होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। हम्म। ओके सर, आज तो सर बस यही तो, सर अकबर को ही तो पीछे छोड़ना था बेटा, ऐसे बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। ऑर्गेनिक, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में रिवाइज इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता है सारी चीजें एक साथ आपस में कनेक्टेड है, तो वहां पर चैप्टर के बजाय मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पोर्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है ऑर्गेनिक में तो हर चैप्टर एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से लिंक्ड हो सकता है, तो वहां हम लिंक कर देंगे और मजा आएगा। ओके, चले, मजा आ रहा है ना, बस सही है, बस सही है, ठीक है। चलें केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ऐसे रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होते, जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट वापसी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास रिएक्टेंट में। तो ऐसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेट जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए, इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए कंसंट्रेशन की कोई कैद नहीं है, रिएक्टेंट भी ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट भी ज्यादा हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। जरूरी बात ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केसी एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अगर मैं देखूं इन सारे मामलात को, तो मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है H2 प्लस I2 गिव 2HI, तो यहां पर मैं केसी के एक्सप्रेशन में क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट को लिखूंगा और उसके कोफिशिएंट को बनाऊंगा पावर, और फिर मैं लिखूंगा रिएक्टेंट को और इनके भी कोफिशिएंट को बनाऊंगा पावर। कोफिशिएंट अगर 1 हो तो पावर ऑलरेडी 1 है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज इस इक्वेशन की अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन बनानी है, तो केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट के, जो कि है हमारे पास SO3 कोफिशिएंट को बनाएंगे हम पावर, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 SO2 का स्क्वायर और O2 आ जाएगा ऐसे ही। तो आपको पता चल रहा होगा कि आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे, कोफिशिएंट को बनाओगे पावर, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मोल पर डीएम क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा, मोल पर डीएम क्यूब। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है उस वक्त केसी कहलाएगी जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू पुट करोगे, मतलब वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन अगर आप मोल पर डीएम क्यूब को रिप्लेस करोगे पार्शियल प्रेशर से, तो हम केसी को केपी कहेंगे। अगर आप पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर रहे हो मोल फ्रैक्शन से, तो हम उसे के एक्स कहेंगे, इस तरह के एन, और के एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जहां पर आप कैटाइन और एनाइन की मोलर कंसंट्रेशंस को
या आप सॉल्युबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। केसी की यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। केसी की यूनिट उस वक्त होगी बेटा जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं होंगे, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, मतलब समेशन बराबर है, तो वहां पर केसी की कोई यूनिट नहीं होती। आगे बढ़ूं, मैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो इसका इस्तेमाल करके हम ये बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एक्सटेंट से मुराद होता है कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से कि अगर हमारे पास वैल्यू केसी की बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, रिएक्टेंट की मिकदार बहुत थोड़ी रह गई है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारा बन चुका है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मैं ये बात आपको बता सकता हूं कि केसी की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है, प्रोडक्ट की मिकदार कम है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी हाई नहीं है। और अगर मॉडरेट वैल्यू है तो इसका मतलब होगा कि एक्सटेंट भी मॉडरेट है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ऑलमोस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली एप्लीकेशन की, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हम निकालते हैं बेटा क्यूसी। क्यूसी की वैल्यू अगर ग्रेटर है हमारे पास केसी से तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बैकवर्ड होगी बेटा, बैकवर्ड बना देते हैं। और अगर क्यूसी की वैल्यू लेस होगी केसी के मुकाबले तो इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर क्यूसी की वैल्यू बराबर है केसी से तो इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में बराबर रफ्तार से रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ली स्टडलियर प्रिंसिपल की बात करते हैं। फिर से आपको याद दिलाते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन है तो अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, अगर आप रिएक्टेंट को निकाल लोगे तो रिएक्शन आ जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, प्लस कर रहे हो, रिएक्टेंट निकाल रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन चला जाएगा बैकवर्ड, और अगर आप प्रोडक्ट को कम करोगे, निकालना शुरू करोगे तो रिएक्शन आ जाएगा फॉरवर्ड। मतलब जहां पर आप कंसंट्रेशन को कम करोगे, मतलब जहां की कंसंट्रेशन कम होगी इक्विलिब्रियम पर, वहीं पर रिएक्शन की डायरेक्शन आगे बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की कहानी आपको पता है कि अगर आपके पास मोल ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है मोल ऑफ प्रोडक्ट से तो प्रेशर के बढ़ाने से, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, डिक्रीज में वाइस वर्सा कर लीजिएगा। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं और मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड। अगर मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन आ जाएगा बैकवर्ड प्रेशर के बढ़ने से। और अगर मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर है मोल ऑफ प्रोडक्ट के तो कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। एंडोथर्मिक, फिर से मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, डिक्रीज के लिए वाइस वर्सा कीजिएगा। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, और अगर रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन आ जाएगा बैकवर्ड। रिएक्शन कहां आ जाएगा बेटा, बैकवर्ड आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट से मुराद ये होता है कि अगर मेरे पास कोई लेस सॉल्यूबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी को रोक देना, सप्रेस कर देना, खत्म कर देना, एक ऐसे सॉल्ट को डिसॉल्व करके, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके जिसके पास उसका कॉमन आयन मौजूद हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को रोक दें, कम कर दें, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर जिसके पास उसका क्या मौजूद हो बेटा, कॉमन आयन मौजूद हो। चलें आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ये जो ली स्टडलियर का प्रिंसिपल है कॉमन आयन इफेक्ट, इसकी एक एप्लीकेशन है। हमेशा ये रिवर्स डायरेक्शन पर होगा, मतलब ये कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा, बैकवर्ड आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो हल होकर आयन बनाता है, सॉल्युबल होता है, और जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वापसी वो अपने कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट वी कैन सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को रोकना चाह रहे हो, खत्म करना चाह रहे हो, तो उसमें एक उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दो जिसके पास उसका कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी, रुक जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कि बफरिंग ऑफ सोल्यूशन में काम आता है, सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के काम आता है, सोप
प्रेसिपिटेशन इसी वजह से होती है और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर में एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बफर्स की बात करते हैं। बफर सोल्यूशन इस तरह का सोल्यूशन होता है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस या अपॉन डाइल्यूशन, वो अपने पीएच को खातिर खा चेंज नहीं करता। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास एसिड या बेस के मिलाने से, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को मिलाने से पीएच चेंज सिग्निफिकेंट ना हो, कोई खास पीएच में तब्दीली ना आए, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको वीक एसिड को उसके कॉन्जुगेट बेस से मिलाना होगा, और अगर आप बनाना चाहते हो हमारे पास बेसिक बफर, तो आपको वीक बेस को उसके कॉन्जुगेट एसिड से मिलाना होगा। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं कि अगर आप वीक एसिड ले रहे हो तो इसका आप सॉल्ट बना लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो जब आप ऐसा करोगे तो कॉन्जुगेट बेस तैयार हो जाएगा। और अगर वीक बेस से कॉन्जुगेट बेस बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप सॉल्ट बना लो। ओके, तो बफर सोल्यूशन क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच चेंज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को मिलाने से। ओके, एसिडिक बफर की जो पीएच होती है बेटा, वो आपको पता है 7 से कम होगी। पीएच जो है वो 7 से कम होगी, और बेसिक बफर की पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सॉल्ट बफर की बात करते हैं, जो कि सिलेबस में ऐसा नहीं है, तो बस याद रखिएगा कि सॉल्ट बफर भी होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी क्या होता है हमारे पास, कि जब आप मोलर सॉल्युबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लो किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं AgCl को और इसे मैं हल कर देता हूं Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस सोल्यूशन। ओके, AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन पता ही हमें। तो हम क्या करते हैं, हम केएसपी की एक्सप्रेशन बनाते हैं। कैसे कि हम कैटाइन की मोलर सॉल्युबिलिटी को लेते हैं और एनाइन की मोलर सॉल्युबिलिटी को लेते हैं, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, केएसपी की एक्सप्रेशन मैंने कैसे बनाई थी आपको याद होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें याद करते हैं कि वैल्यू ऑफ केएसपी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लाइक केसी की वैल्यू भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ केएसपी इज वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर पर केएसपी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, लेकिन आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे केएसपी की वैल्यू में भी इजाफा होता चला जाएगा। प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि केएसपी अगर क्यूएसपी के बराबर है तो सोल्यूशन सैचुरेट होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। क्यूएसपी की वैल्यू अगर केएसपी से ज्यादा है, सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, यहां पर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन बेटा तभी होगी जब सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा, और ऐसा कब होगा, जब क्यूएसपी की वैल्यू गिवन केएसपी के मुकाबले ज्यादा हो, यहां पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगी। तो प्रेसिपिटेशन ना सैचुरेटेड में बनेगा ना अनसैचुरेटेड में, सुपर सैचुरेटेड में बनेगा। इन कंडीशंस को याद रखते हुए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7, रिएक्शन काइनेटिक्स। Rate of reaction, factor affecting on rate of reaction, mechanism of reaction, optimum condition for the maximum yield of product, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर, जिसे आप केमिकल काइनेटिक्स भी कह सकते हो। ओके ओके, अनाबिया मोलर एंथैल्पी वैल्यू याद करनी है? नहीं बेटा, ऐसा कोई एमसीक्यूज मैंने देखा नहीं जहां पर स्पेसिफिकली कोई वैल्यू पूछ रहा हूँ। कुछ वैल्यू स्पेसिफिकली आपसे पूछते हैं, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो सकती है, कार्बन क्या हो सकती है, वगैरह वगैरह। ओके, फौजी जैसे लग रही है सर। ओके ओके ओके, मजीद कमेंट से तो दिखाएं मुझे। ओके, चले सर, थोड़ा दुख हो रहा है, नेक्स्ट वीक हम इस वक्त क्लास, हाँ नेक्स्ट वीक आप, और मेरी दुआ है कि आपको नेक्स्ट वीक के बाद क्लास लेनी भी ना पड़े इंशाल्लाह। ओके, मैं स्टार्ट में यही आपसे कहने वाला था कि लेक्चर लगाओ, हैंड फ्री लगाओ, ठीक है, और कुछ पीने या खाने के लिए रख लो, आंखें बंद करो और चिल करो, ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं है, लगाओ हैंड फ्री और कुछ खाओ पियो और सुनते जाओ बस।
ओके तो रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है बेटा? हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को पढ़ना, या इस तरह की कंडीशन जिससे हम प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकें, उन सारी कंडीशंस को पढ़ना केमिकल काइनेटिक्स के अंडर आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, के टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है या प्रोडक्ट में कितना इजाफा हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकली आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो कि हमारे पास जो रेट है, रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या फिर आप इसे यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि dx अपॉन dt। मतलब ये कि आप रेट को dx अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। d का मतलब भी चेंज होता है, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, बट d इज स्मॉल चेंज और डेल्टा इज अ ग्रेटर चेंज। यूनिट क्या हो सकती हैं? यूनिट आपको पता है कि हमारे पास कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोल पर डीएम क्यूब में होती है, और जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बनेगी दैट इज मोल पर डीएम क्यूब सेकंड, जबकि ये मोल पर डीएम क्यूब आर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है या कितनी देर से हो रहा है। मतलब अगर स्लो रिएक्शन है तो मैं मोल पर डीएम क्यूब मिनट या मोल पर डीएम क्यूब आर भी लिख सकता हूं। ओके और हमारे पास अगर गैसियस मिक्सचर है तो हमारे पास कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर पुट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया, तो वहां पर यूनिट जो है वो एटीएम पर सेकंड हो जाती है, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड नहीं होती। कब? जब हम पार्शियल प्रेशर को पुट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पर बात करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है बेटा? कम है, या फिर मैं रिएक्टिविटी को डायरेक्ट रिलेट करके बता देता हूं आपको। रिएक्टेंट रिएक्टिविटी जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी कैसी होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हम ऐसे रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लेट्स सपोज फर्स्ट ए ग्रुप वाले, और हम ऐसे रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है, लेट्स सपोज सेकंड ए ग्रुप वाले, तो सेकंड ए ग्रुप वाले लेस रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप वाले। ये रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो फर्स्ट ए ग्रुप वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्यों? क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन है वो कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो रिएक्टिविटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डायरेक्ट रिलेशन है बेटा कि जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन लोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सरफेस एरिया के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि फोटोकेमिकल होते हैं उनके साथ रेडिएशन का ताल्लुक भी यही रहेगा डायरेक्ट, के फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, बट अगर मैं बात करूं किसकी, रेडिएशन की, तो जितना ज्यादा रेडिएशन रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। और टेम्परेचर का तो आपको पता ही है, टेम्परेचर इफेक्ट ग्रेटली ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के हर 10 डिग्री के बढ़ने से एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस यहां पर क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है डबल। यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 की पावर डेल्टा एन, और ये डेल्टा एन क्या था बेटा? इंटरवल्स ऑफ 10 डिग्री। इससे आप कितने गुना रेट बढ़ेगा आप निकाल सकते थे। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें बेटा तो जीरो ऑर्डर में जो आपके पास के की यूनिट होती है आपने याद करनी, क्या यूनिट होती है बेटा? के की मोल पर डीएम क्यूब सेकंड। मतलब के की जो यूनिट होती है वो सेम होती है किसकी तरह? रेट की तरह। ओके फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाता है बेटा? सेकंड इनवर्स हो जाता है। कैसे याद करना था बताया था, डीएम क्यूब पर मोल बढ़ाते जाओ कि आपने लगाया डीएम क्यूब पर मोल सेकंड, ये हो गई सेकंड ऑर्डर के लिए। और थर्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या हो जाएगा? डीएम क्यूब पर मोल सेकंड। ये आपने याद करनी है, बाकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वही रहेगा। फ्रैक्शनल के लिए आपको याद होगा मैंने आपको किसकी मिसाल दी थी? हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन की, ठीक है? तो आपने जस्ट चार याद रखनी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो है इसका इस्तेमाल आप केसी की एक्सप्रेशन में कर रहे थे कि कोफिशिएंट को हम क्या बना रहे थे? पावर बना रहे थे। जबकि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल कहां करते हो बेटा? रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है? रेट एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है ऑर्डर का, जबकि मॉलिक्यूलरिटी का इस्तेमाल होता है केसी के अंदर। हमेशा होल नंबर में होगा, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं होता, ये जीरो हो सकता है। इसकी वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू 3 से कम ही होती है। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन को
फॉलो करता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन आपको बताता है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक मैंने आपको बताया इस तरह की ब्रांच साइंस की जिसके अंदर आप इंटर कन्वर्जन पढ़ते हो हीट एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोल्ड टी हो गई है ये, ओके, बट गले को तर रखना जरूरी है। थर्मोडायनेमिक क्या है बेटा, एक हमारे पास असेंशियल ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पर आपको पता होगा मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताना, एनर्जी चेंजेस और इनके इंटर रिलेशंस को बताना, मतलब इंटर कन्वर्जन की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इन करेक्ट मैनर, कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसे ठीक तरह से रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। लिमिटेशन क्या है कि हमेशा याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर बल्क प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि बल्क में ही ऑब्जर्व होती हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो स्मॉल अमाउंट में अगर कोई भी चीज हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है तो वहां पर आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट गिव नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को डील करना इसका काम नहीं है, जबकि एनर्जी तो इन्वॉल्व हो रही है। और किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज होती है। थर्मोडायनेमिक आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजों को समझाने की कोशिश करता है। स्टेट फंक्शन क्या है बेटा, इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो स्टेप से, बल्कि वो सिर्फ डिपेंड करे किस पर, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्क डन वाला, ठीक है, कि वर्क डन जो है हमारे पास, या हमारे पास जो टेम्परेचर है, सॉरी वर्क डन हमारे पास पाथ फंक्शन था। मैंने आपको मिसाल दी थी वर्क डन की पाथ फंक्शन के अंदर, ईएमएफ ऑफ सेल की भी मैंने वहां पर बात की थी। बट स्टेट फंक्शन क्या है, जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही डिपेंड करे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह। जबकि एक दूसरी प्रॉपर्टी थी जो कि इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टेप्स कितने लिए गए हैं, पाथ पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम पाथ फंक्शन कहते हैं, जहां पर वर्क डन और ईएमएफ ऑफ सेल की मैंने बात की थी आपसे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, सॉरी, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट होती हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट आप जो भी ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, आप पानी जितना भी ले लो, ठीक है, लेकिन हीट की मिकदार बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, कलर हो, डेंसिटी हो, इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। और वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बेटा, उन प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अमाउंट को हाफ करोगे ये प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने कुछ चीजें इकट्ठा की हैं जिसका मास है 10 ग्राम, आप उस अमाउंट को आधा कर दो, मास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5 ग्राम। तो मास डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेंथ, ये सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं अमाउंट पर। अगर अमाउंट ज्यादा है तो इनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, अमाउंट अगर कम है तो इनकी वैल्यूज भी कम होंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करें तो हमेशा मैं यही जिक्र करता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक असल में हमारी बेबसी का इजहार है कि ना ही हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, बस हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इसे आप दूसरे लफ्जों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हो। इसे आप दूसरी तरह से यूं भी बयान कर सकते हो कि ना ही आप एनर्जी बना रहे हो, ना ही आप एनर्जी को खत्म कर रहे हो। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी समेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हमारी यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वो कभी भी बढ़ती और कम नहीं होती। बस सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग में एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। बाकी आपको एक्सप्रेशन याद होगी बेटा, हमने क्या लिखा था कि Q डेल्टा Q डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W भी होता है, Q प्लस W भी होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस नजरिए से चीजों को समझाना चाह रहे हो। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें और होती हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास W किसके बराबर होता है, माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है। और यहाँ पर कुछ चीजें और आप याद करते हो कि Q की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, QP इक्वल टू डेल्टा H वाली भी, ये आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक, और QV इक्वल टू डेल्टा E, इस प्रोसेस को आप कहते हो आइसोकोरिक।
अच्छा, कौन सी वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकलती है, कौन सी वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं उसे, ग्लास कैलोरीमीटर से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बाकी बातें आप आराम से रीड कर सकते हैं, आपको पता भी है। ठीक है, कि एक्सोथर्मिक इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक इस तरह के रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, कम होगी, किसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसमें बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे बनेंगे कम, किसमें बनेंगे ज्यादा टूटेंगे कम, ये सारी बातें यहां पर मेंशन है अलोंग विद एग्जांपल, जिसे आप रीड कर लोगे। ओके, मजीद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस तरह के प्रोसेस होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। ये एमसीक्यू पेपर में भी आया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रियल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। साइन ऑफ डेल्टा एच, साइन ऑफ डेल्टा एस, और हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी जो है, ये बस आप याद रखेंगे कि अगर हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, उसे एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है और आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब डेल्टा जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है, वो आपको फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है, फीजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बताता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस में मैं सिर्फ एक चीज का जिक्र करूंगा बेटा, वो है हमारे पास, अच्छा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है क्या है पहले वो हम सुन लेते हैं, कि इस तरह की अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिलीज या एब्जॉर्ब हो जब आपके पास एक मोल प्रोडक्ट बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और स्टैंडर्ड से मुराद होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो ये काम। ठीक है, अब यहां पर ये सारी कंडीशंस आपके पास मेंशन है, आप इसे रीड कर लोगे। मैं यहां पर सिर्फ एक ही चीज का जिक्र करूंगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहां पर दो वैल्यूज मुझे आपको याद करवानी है। एक है -57.4 किलो जूल पर मोल, और कैलोरी में -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप याद रखोगे। बाकी कहीं पर कोई याद करने वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था, बट यहां पर तो आप याद रखोगे कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और वो क्यों कांस्टेंट रहती है इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बस वैल्यू याद रखेंगे ये मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 10, अच्छा चैप्टर नंबर 9 क्यों नहीं है यहां पर? चैप्टर नंबर 9 इसलिए नहीं है क्योंकि वो पिछली क्लास में ही मैंने रिवीजन करवाया। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी थर्सडे को ही मैंने रिवीजन करवाया, तो इसलिए मैंने दोबारा यहां पर ऐड नहीं किया। अब आपके थोड़े से हम कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे हालात रहते हैं। ओके, चले कमेंट्स दिखा दें, कमेंट्स वाले कमेंट्स दिखा दें। सर एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ, H2O की बेटा बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज्यादा इसलिए होगा, स्ट्रेंथ HF से कम होने के बावजूद। मैंने आपको बताया कि HF में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कहते हैं ना एक से भले दो, तो वहां पर एक है मजबूत, यहां पर कम मजबूत है लेकिन दो हैं, एक से भले दो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का ज्यादा होगा। ओके ओके, मजीद कमेंट्स दिखाते जाएं, मजीद। हम्म, मजीद मजीद, क्लास स्टक हो रही है। हम्म, ओके। ऑडियो में कुछ मसले चल रहे हैं, ऑडियो में कोई मसले चल रहे हैं क्या? हम्म, ओके। अच्छा, आवाज अभी ठीक आ रही है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? जरा कमेंट करके बताइए, क्या अब आवाज ठीक है? सर वॉइस ग्लिचेस, वॉइस देख लें।
आवाज ठीक आ रही है भाई? एक घंटे में 9 चैप्टर, क्या बात है। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली, मैं तो बोल रहा हूँ, क्या आपको रिकॉल हो रही हैं चीजें? क्या आपको ये उतना ही फायदा दे रही हैं जितना मैं सोच रहा हूँ, या फिर बस चल रहा है बस? ओके, आवाज ठीक है? ओके, चलें। आगे बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों नहीं है मैं आपको बता चुका हूं। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं बेटा। अच्छा, पहले केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम को जोड़कर मॉलिक्यूल या क्रिस्टल बनाती है। आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इस तरह की फोर्स जो कि अपोजिटली चार्ज आयन को बाइंड करे, या फिर इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस की वजह से बने, उन्हें हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड होते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं होती। बॉन्ड एनर्जी यहां पर 400 से 4000 किलो जूल पर मोल हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेंगे। कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगा मेटल से इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल की तरफ। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा 1.7 से। 100% आयनिक कंपाउंड कोई नहीं होता। जो मोस्ट आयनिक कंपाउंड है वो सीजियम फ्लोराइड है, याद रखिएगा, जिसकी आयनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 92% होती है। ओके। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, डायरेक्शनल होते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। आमतौर पर नॉन मेटल जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन 0 से 1.7 हो सकता है। अगर 0 है तो बॉन्ड नॉन पोलर कहलाएगा, अगर 0 से ज्यादा और 1.7 से कम है तो फिर वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। वीकर होते हैं आयोनिक बॉन्ड के मुकाबले, और ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। कब, मैं आपको बता चुका हूं। बॉन्ड की पोलैरिटी निकालने के लिए बॉन्ड मूवमेंट मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल लीजिए, और अगर बॉन्ड मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जानना चाहते हो तो फिर आपने डायपोल मूवमेंट निकालना है। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यहां पर लेटरल ओवरलैपिंग होगी। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लेस रिएक्टिव है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, मोर रिएक्टिव है क्योंकि वीक है, जल्दी टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा डिफ्यूज नहीं होते, न्यूक्लियस के करीब ही करीब रहते हैं, जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स होते हैं, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर डिस्पर्स होते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी होता है। बॉन्ड रोटेशन यहां पर पॉसिबल होती है जब भी तो कन्फर्मर्स बनते हैं, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं करते, जबकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस का हिस्सा होते हैं। रेजोनेंस से मुराद आप कह सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड वाया पाई बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट रीड नहीं करूंगा, एक साथ आपको सब बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सेंट्रल एटम में है सराउंडेड बाय टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। दीज बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर कॉल्ड एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्लूडेड एज द एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। डबल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड पेयर होगा, सिंगल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड पेयर होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड पेयर ही आप काउंट करोगे। इसके अलावा बीइंग इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा और खुद को इतना दूर अरेंज करेगा कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम मिनिमम हो सके। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर ऑफ रिपल्जन की बात करें तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे कम रिपल्जन होगी। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अच्छे स्ट्रक्चर्स की बात मैं अभी एंड में करूंगा कि किसका क्या स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन एक इस तरह का अमल होता है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, साइज डिफरेंट होता है, एनर्जी भी डिफरेंट होती है, आपस में इंटरमिक्स होकर ऐसे नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी कैसी रहती है, सेम रहती है। ऐसे अमल को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑर्बिटल हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं। हर तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, हर तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं। और ऑर्बिटल की जो एनर्जीज हैं वो कंपेयर डिफरेंट तो होंगी, बट कंपेरेबल होनी चाहिए, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क नहीं होना चाहिए। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो हमारे पास है
वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, मतलब जो मिक्स हो रहे होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मिक्स होने के बाद जो बनते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो ये जो एनर्जी ज्यादा से कम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी वजह से हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, सेम शेप एंड सेम साइज बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज भी सेम होता है, एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होता है, बस इनकी ओरिएंटेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, स्पेस में डिफरेंट तरह से अरेंज होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। और अगर ऑर्बिटल को ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड होना चाहिए, और हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हर कोई सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर मैं बात करूं, दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही बनेंगे, एक एस एक पी मिलेगा तो एसपी बनेगा। तीन ऑर्बिटल मिलेंगे तो तीन ही बनेंगे, एक एस और दो पी मिलेगा तो sp2 बनेगा। चार ऑर्बिटल मिलेंगे तो चार ही बनेंगे, एक एस और तीन पी मिलेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एस की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है हमारे पास sp में, sp2 में, sp3 में, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस तरह की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp होगी तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, एंगल 180 डिग्री होगा। sp2 वालों का एंगल ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री एंगल होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई थी टेट्राहेड्रल वालों को खास तौर पर याद रखना कि हमारे पास NH3 की अगर मैं बात करूं तो है तो वो टेट्राहेड्रल, बट ये ट्राइगोनल पायरामिडल होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और यहां पर एंगल रहता है कितना, 107 डिग्री। वाटर के अंदर ये कितना हो जाता है बेटा, 104.5 डिग्री। और H2S के अंदर कितना हो जाता है बेटा, 92 डिग्री। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस किसी स्ट्रक्चर की बात करें, लेट सपोज मैं मालूम करना चाहता हूं कि हमारे पास SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि आपने बनाना है SO, सल्फर 6 ग्रुप का है तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, ठीक है। अब इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के साथ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ चले गए, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए आपके पास? इसे मैं यूं बना देता हूं, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो SO2 और एक आ गया लोन पेयर। तो आप देखोगे कि सेंट्रल एटम के अराउंड एटम्स कितने हैं, आपने देखा 2 एटम है, आपने किया 2 प्लस एक लोन पेयर है 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? अच्छा, टोटल कितने आ रहे हैं आपके पास? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2, और एंगल कितना रहेगा? 120, गालिबन 120 से थोड़ा कम हो जाएगा लोन पेयर की वजह से, बट आप जनरली यही याद रखो, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, जहां पर अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन होते हैं। 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए तो 2 लोन पेयर आ गया, और कितने एटम्स हो गए? 2 एटम प्लस 2 लोन पेयर, टोटल आया 4। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं BeCl2 की, तो BeCl2 सेंट्रल एटम सेकंड ए ग्रुप का मेंबर है। सेंट्रल एटम कैसे पता लगता है कि आखिरी शेल, या मैं कहता हूं कि वैलेंसी कितनी है? बेरिलियम की वैलेंसी ज्यादा है क्लोरीन के मुकाबले, तो ये सेंट्रल एटम होगा। तो 2 क्लोरीन जोड़ने के बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो सेंट्रल एटम के अराउंड कितने आपको एटम दिख रहे हैं? 2। तो 2 एटम है, 0 लोन पेयर है, आंसर आया 2। 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। तो ये सारी बातें मैंने आपको बेटा बता दी हैं, और यहां पर आकर आपका केमिकल बॉन्डिंग से जितना पार्ट मुझे आपको पढ़ाना था वो यहाँ पर एंड हो जाता है। बट आपको पता है यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे कि आयनाइजेशन हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गया। ये वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे अगले लेक्चर में, जहां पर हम sp ब्लॉक को डिस्कस जहां पर हम करेंगे, वहीं पर इनके ट्रेंड्स पर भी हम बातें कर लेंगे, और कुछ बातें मैं आपको और सिखा दूंगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी, ये क्विक रिवीजन था फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स का। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा। कमेंट्स देखता है, उसके बाद आपको अल्लाह हाफिज करता है। ओके, कमेंट्स दिखा दें। ओके। हम्म। ओके, तो अगर ये वाला लेक्चर आपको पसंद आया है और इस तरह की रिवीजन की आपको जरूरत है, तो जरा कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं थर्सडे वाले दिन आपका एक रिवीजन रखूं, एक लास्ट स्ट्रेच हम रखें, जहां पर मैं आपको होपफुली अल्लाह हाफिज भी करूंगा, और दुआ करूंगा कि मामला सारे अच्छे रहें। बट हाँ, पहले तो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा सेकंड ईयर का। तो अगर आपको ऐसे ही लेक्चर दोबारा चाहिए थर्सडे वाले दिन, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मजा आया या नहीं, जल्दी से, शाबाश।
सर आप बार बार पॉज हो जाते बेटा, मैं पॉज नहीं होता, वीडियो पॉज होता है भाई। मैं पॉज नहीं हो रहा। ओके। सर पॉज नहीं हो रहे भाई। सर तो फुल 200 की स्पीड से निकले आज। चलें। अहमद बैग पैक कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? जा कहाँ रहे हो? और ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, बस ऐसे ही कमेंट करो ताकि मैं इतना ही बोलने के लिए अगली क्लास के लिए भी तैयार हो जाऊं। ओके। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम थर्सडे को, जहां पर मैं आपको सेकंड ईयर रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ा मजा आया इतना बोलने में, वाकई मजा आया। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।